अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल तक जी सकते हैं तो इसका आंसर शायद आप देंगे 70-80 साल तक, और अगर लकी रहे तो शायद 100 तक या फिर 120। एंड नाउ टुडेज वर्ल्ड 120 ईयर्स लकीस्ट होते हैं। 120 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता। बट अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखें, मींस जिनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड केस है, वो 120-125 साल के होंगे। लेकिन कहीं ऐसे बाबा पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं जिनकी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होगी। वो इसीलिए क्योंकि वो पब्लिकली इतने इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर आपको उनकी एज मालूम हो तो 150-175 ईयर्स को भी टच करती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसके पीछे की लॉजिक क्या है? कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, और आपने इस एज फैक्टर को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होना। बिकॉज रीज़न है उन लोगों की इबादत, उनका लाइफ स्टाइल। इसकी वजह से वो लोग जी लेते हैं। अगर इसका लॉजिकल रीज़न आप पूछें तो वो ऐसे ही हो सकती है कि एक नॉर्मल इंसान भरपेट खाना खा रहा है, लाइक फ़िश, मीट वगैरह, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जितना प्रेशर पड़ेगा, या सही अल्फाजों में कहें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लोड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट मीन्स अ लॉट एनर्जी यूज बाय बॉडी। ये उसकी एजिंग को बढ़ाता है। वो अपनी बॉडी का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहा है। बट अगर आप किसी हिमालयन एजेड पर्सन के बारे में सुनेंगे तो उसका रीज़न उनका खाना पीना, उनका लाइफ स्टाइल होता है। वो ऐसा कहेंगे कि हम दिन में एक बार खाते हैं, या कहेंगे 2 दिन में सिर्फ एक बार मील लेते हैं। सो नाउ ऑन द साइंटिफिक व्यू दे स्टोर देयर एनर्जी। नाउ बॉडी जब एनर्जी कम यूज़ करेगी तो बॉडी में कम टॉक्सिन्स डेवलप होंगे। देयर इज़ अ क्वेश्चन a lot of person asking about aging. They asking why a person turns into a old personality, why they die. तो उसका आंसर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में छुपा है, जो कि ये कहता है कि एजिंग ही वो फैक्टर है जिसके चलते ये होता है, और ये खाने पीने से एक्सेलरेट होता है। लेकिन कहीं ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि ज़्यादा देर जिंदा रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब लोगों की बात करें तो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो कैमरा के आगे आते हैं और क्लेम करते हैं कि हम इतने साल जिए, और उसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कोई 120 साल जिया है। और दूसरे वो लोग जो कैमरा के आगे नहीं आते हैं, लाइक बाबा एंड हिमालयंस पीपल्स, जो कि 150-175 साल से ज़्यादा रहे हैं। उन लोगों को दुनिया से कोई मतलब होता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं। इट्स मीन 200 साल तक अगर कोई जिया तो ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं हैं कि वो 200 साल कैसे जिया। सिंपल बात है, ज़्यादातर जिनके पास इबादत और डेवलपमेंट से जो सुपर पावर्स इंक्रीज़ होती हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप कम ही जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं है। हम लोगों की तरह अगर वो पब्लिसिटी पसंद करें तो इसका मतलब वो बस कैमरा के सामने दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। सो अभी तक जो मैंने बताया वो जस्ट वो सीक्रेट्स हैं कि कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारी दुनिया में। इट्स जस्ट अवेयरनेस। लेकिन मेन फैक्ट पे आए तो आर्टिकल्स देखे, कहीं ऐसे लोग मींस कहीं एजिंग एक्सपर्ट्स जो कि अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन की एजिंग को स्टडी करने में गुजार देते हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम सही टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लें तो इंसान 1000 से 20,000 साल तक ज़िंदा रह सकता है। अब ये सुनने में तो अल्ट्रा स्टूपिड बात लगती है, मैं भी कहूँगी इट्स शिट, बट ये ऐसे लोग हैं जो कि एजिंग एक्सपर्ट्स हैं। एजिंग एक्सपर्ट जॉब पेड्रो डी मिगलेस और बाकी जितने भी लोग हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इंसान की बॉडी को स्टडी करते हैं, वो अभी भी यही मानते हैं कि सही टेक्नोलॉजी मिले तो 20,000 साल तक इंसान जी सकता है। एजिंग का आंसर हमारे डीएनए में मौजूद है। हमारा डीएनए टूटता रहता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बॉडी के अंदर डीएनए में इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं कि कैसे सेल रिपेयर करना है। फीवर कोल्ड हुआ है तो कैसे ठीक करना है, और अगर खून निकलने लगे तो खून को बॉडी से निकलने से कैसे रोकना है। ये सारी चीज़ें, ये सब एक बुक की तरह मौजूद है, मींस राइट डाउन है डीएनए में। लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, लाइक 20 से 30, 30 से 50, तब ये इंस्ट्रक्शन स्लोली एक्सटिंक्ट होने लगती हैं आपके डीएनए से। सो नाउ जो पर्सन 80 साल का होता है, आप उससे ये कह सकते हैं कि वो साइंटिफिकली उसकी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं जो उसकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इसी कमी की वजह से इंसान दिन बर दिन और वीक होता चला जाता है। तो ये जितनी भी साइंस है ये डीएनए की है। सो अगर हम डीएनए को स्टडी करके उसको अल्टर करने की कोशिश करें तो ये साइंटिफिक दुनिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च होगी कि हम डीएनए में वो इंस्ट्रक्शंस फीड कर पा रहे हैं। सो कोई 80 का हो या 50 का, उसकी बॉडी सेल्स रिपेयर करेंगी अपने आप को, ये हम डीएनए में आर्टिफिशियली फीड कर पाएंगे।
इसी वजह से 1000 से लेकर 20,000 साल तक जीने की साइंटिफिकली थ्योरी ये होगी। मींस ह्यूमन बॉडी कंप्यूटर की तरह होती है। जिस तरह कंप्यूटर में प्रोग्राम्स फीड होते हैं, उसी तरह हमारे डीएनए में कई तरह के इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को पावर करती है, और यही पावर ज़िंदगी भर होना बहुत ज़रूरी है। बट नाउ एक पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसमें राइट साइड पर एक यंग हैंड आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर एक ओल्ड हैंड आपको दिख रहा है। अगर इस ओल्ड हैंड में हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाल दें जिससे उसे मालूम हो कि उसे वो रिपेयर करना है, तो ये रिपेयर हो जाएगा और ओल्ड से यंग होना भी पॉसिबल होगा थ्योरेटिकली। और जो स्पेस साइंस में है उन्हें पता होगा कि सिविलाइजेशन के एक स्केल होता है, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, उसमें भी स्केल मौजूद है। मींस वो कितनी फिजिकली एडवांस है। तो जो लेवल 4 सिविलाइजेशन, यहाँ सिर्फ हमारे मिल्की वे की बात नहीं हो रही है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। कोई ऐसी टाइप की सिविलाइजेशन है जो कि ये जानती हो कि डीएनए को कैसे रिपेयर करना है, तो वो इससे ओल्ड से यंग में आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस था अबाउट एजिंग और उसकी साइंस के बारे में। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जापान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जापान कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो वहाँ के बारे में एक फैक्ट बता दूँ, अगर आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी अगर जापान घूमने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो जापान में पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर ऐसे ग्लास लगे हुए हैं, शीशे लगे हैं, मगर बात ये है कि ये स्मार्ट ग्लासेस हैं और जब तक इन्हें कोई यूज़ नहीं करता तब तक ये लाइक अगर ख़ाली हैं और अगर आप इनके पास से गुज़रे तो आप सोचेंगे कि ये कैसे टॉयलेट्स हैं। इसके अंदर तो सब कुछ दिख रहा है, मतलब नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे और डोर को लॉक करेंगे और इसे यूज़ मोड पर लगाएंगे तो ये पूरी तरह से ओपैक हो जाएंगे। मींस जब आप इसे यूज़ करेंगे तब ये बिल्कुल कवर हो जाएंगे और जब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये यूनिक चीज़ आपको जापान में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, बर्ड्स। जब मैं बर्ड वर्ड का यूज़ करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? परिंदे। परिंदे मीन्स उसके पास ऑफ कोर्स पंख होंगे, या कोई ऐसा बर्ड है जिसके पास पंख नहीं है? ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बट ये तो एग्जाम्पल था। सो इस दुनिया में एक ही ऐसा सिंगल बर्ड है जिसके पास विंग नहीं है, वो है कीवी। ये वो कीवी बर्ड है, इसका कोई विंग नहीं है और पूरी दुनिया में वाहिद ये इकलौता बर्ड है जिसका कोई विंग नहीं है। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, एक बहुत ही डीप फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपने इन्फ्लुएंसर्स को तो इंटरनेट पे देखा ही होगा और टिकटॉकर्स, रीलर्स, फोटोग्राफर्स, फैक्ट ट्यूबर्स वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को आप देखोगे कि हर कोई अपना अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो अगर फोटोग्राफर्स को देखें तो कई फोटोग्राफर्स अपने क्लिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक फोटोग्राफर है एंडी बॉटिग्लेरी जो कि बहुत जगहों पे घूमता है और इसके जैसे हज़ारों फोटोग्राफर्स इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। पर यहाँ पर अलग बात ये है कि ये फ़ोटोज़ ही क्लिक करते हैं और इंटरनेट पे ही पोस्ट करते हैं। अब इसमें अलग क्या है, अब आप लोग ये ही पूछेंगे। अलग ये है कि ये ऐसे कई लोकेशंस के फ़ोटोज़ प्रोड्यूस करते हैं जो अपलोड करते हैं, जिसके बारे में ये बताते नहीं हैं कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इन फोटोग्राफर्स जिनको एक स्पेशल कैटेगरी के फ़ोटोग्राफर्स में रखा जाता है, ये लोग ये मानते हैं कि अगर इंसानों को इन लोकेशंस के बारे में पता चल गया तो वो लोग इसको भी पेड़ वगैरह काट के इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे और जगहों को करते हैं। इसीलिए वो लोग उस जगह के लोकेशंस को नहीं बताते हैं, सिर्फ इतना दिखाते हैं, बताते हैं कि ये दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। सो ये फ़ोटोग्राफर्स इसी चीज़ों को एनोनिमस रखते हैं, बस इंटरनेट पे अपलोड करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि इस ब्यूटी को एंजॉय करो। वो ख़ुद तो उस जगह को विज़िट करते हैं बट पब्लिक नहीं करते, बिकॉज हज़ारों लोग, लाखों लोग किसी पोस्ट को देखेंगे या किसी वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी जगह फेमस हो जाएगी और वहाँ की ब्यूटी तबाह हो जाएगी। इंसान की क्रूरल्टी इसी में है। सो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी जो मुझे लगा ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसे भी क्रिएटर्स होते हैं। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अगर इंसान का ये लाइफ के ओरिजिन के बारे में स्टडी करें तो लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि इंसान की ओरिजिनेशन पानी से ही हुई है। मीन्स वाटर इज़ लाइफ और यही हमारी साइकोलॉजिकल माइंड में बिल्ड है। सो अगर आप कहीं बीच घूमने जाएं या वहाँ पर बैठें तो आपको ये मालूम होगा कि समंदर के पास बैठने से
आपको रिलैक्स फील होता है। सो हर चीज़ का एक फैक्ट होता है कि ये चीज़ क्यों होती है। तो समंदर के पास रिलैक्स फील होने की वजह ही ये है कि आपके पास एक पानी का एहसास होता है। ये अगर आप किसी भी नदी को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे बड़े शहर उसी नदी के किनारे मौजूद हैं। मीन्स जहाँ पानी की सोर्स है वहाँ लाइफ है। हर चीज़ कहीं ना कहीं पानी से अटैच है। तो हमारे सी की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई जाइंट क्रिएटर्स हुआ करते थे जो कि अभी के वक्त में मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साइज़ वाला कोई लिविंग क्रिएचर है जिसमें लाइफ मौजूद है तो आपको कहीं बड़े बड़े शार्क मिल जाएंगे। वेल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे ही एक शार्क हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है मैगलाडॉन। हमारी दुनिया में कई ऐसे साइकिल्स गुजरते हैं जो कि किसी भी क्रिएचर्स के सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपके माइंड में ऐसे सवाल आ रहा है कि ये जो मैगलाडॉन है ये हमारे वर्ल्ड में क्यों नहीं है, इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। और बाकी ऐसी कई वजहें हैं जिसकी होते हुए ये मिलियंस ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई हैं। मैगलाडॉन की बात करें तो वो हमारे वर्ल्ड से 26 लाख साल पहले ही चली गई थी, बट ये अभी हमारे वर्ल्ड में मौजूद होते तो जितने भी बड़े बड़े टाइटैनिक शिप्स थे वो भी इसके सामने कुछ नहीं होते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस क्रिएचर पे ये फीड करते थे उसका बाकी मछलियाँ खाने लगीं और वक्त के साथ कहीं और मछलियों की ब्रीड पैदा होने लगी। वर्ल्ड का एक फूड सिस्टम, फूड चेन होता है, वही डिस्टर्ब हो गई और इसी वजह से ये स्पीशीज़ अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकी। ऐसी आपको कहीं रिपोर्ट्स, कहीं एनालिसिस मिल जाएंगी कि ये अभी भी ज़िंदा है। देखिए, ये तो फैक्ट आपको पता ही होगा कि 95% ओशियन इज़ अनएक्सप्लोर्ड। तो ऐसा हम गारंटेड तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये अभी भी ज़िंदा है। तो इसका मतलब थ्योरीज़ के हिसाब से कहीं पार्ट्स में, कहीं समुद्री एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैगलाडॉन के अलाइव होने की थ्योरी इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसीज में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को बताया गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल में हुई नहीं है। मैगलाडॉन अभी खुलेआम समुद्र में घूम रही हैं, ऐसा कहीं साइंटिस्ट का मानना है। अगर आप यूट्यूब, डार्क वेब और बाकी जगहों पर अपना मत्था फेरेंगे तो कई जगहों पर ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि मैगलाडॉन आज भी कहीं मौजूद है। बट एक पूरी तरह से एविडेंस होता है वो नहीं मिला है हमें, क्योंकि ऐसे कई जानवर हैं, हिरन है जो कि माने जाते हैं कि अब उनकी नस्ल नहीं बची, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं जंगल में ही स्पॉट कर लिए जाते हैं। और कई बार तो गवर्नमेंट ही उनको स्पॉट करती है और प्रिजर्व करती है कि हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी से वापस इन डेंजर की कैटेगरी में आ जाती है। और कई ग्रुप्स का ये भी मानना है ये कहीं अभी भी डीप सी में एग्जिस्ट करती है, और यही वजह है कि ये एक्सटिंक्ट से इन डेंजर में लाना चाहिए। अभी भी 40% लोग मानते हैं कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा आपका जो भी थॉट हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।